दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। मुल्ला नसरुद्दीन की नई मजेदार कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की प्यार भरी दुनिया वीडियो को पर जरूर देखें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। वह बुखारा के हर वर्ग के लोगों के बीच एक समझदार और जहीन इंसान समझा जाता था। उसके दुर्दिन दूर हो चुके थे। अब तो बुखारा में बिना उसके किसी कार्यक्रम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जश्न हो या जलसा, उसमें नसीरुद्दीन को अवश्य आमंत्रण मिलता था। एक शाम मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बुखारा के एक रईस के घर से भोजन करने का बुलावा आया। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी ने उसे भोज में जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उसे यह अरमान था कि समाज में उसके परिवार को प्रतिष्ठा मिले, उसके परिवार का रसूख हो, शानो शौकत हो। इसलिए जब कभी भी ऐसा अवसर आता तब वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करती और खास तौर से उसके कपड़ों का इंतजाम करती। वह देखती कि किस तरह के लोगों के बीच मुल्ला को जाना है। वह अवसर और परिवेश के अनुरूप मुल्ला के लिए वस्त्र निकालती और उन्हें पहनाकर मुल्ला को मुस्कुराकर विदा करती। रईस की दावत में शरीक होने के लिए बेगम ने मुल्ला के लिए शानदार कपड़े निकाले और उसे पहनकर वह रईस के घर जाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे बचपन का दोस्त मुस्तफा सामने से आता हुआ दिखा। मुस्तफा को आता हुआ देख मुल्ला बहुत खुश हुआ। उसे अपने गांव की याद हो आई, अपने अब्बू अम्मी याद आए और याद आए बचपन के संगी साथी। नजदीक आने पर मुल्ला अपने दोस्त से लिपट गया और मुदित मन से बोला, खूब मिले मुस्तफा। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि बुखारा में तुम्हें देख भी सकूंगा। मुल्ला की आवाज सुनने के बाद मुस्तफा ने उसे पहचाना और बोला, अरे नसीरुद्दीन तुम। मुझे अंदाज भी नहीं था कि बुखारा आकर तुम इतनी तरक्की कर लोगे। मुझे अब यह एहसास है कि बुखारा का बच्चा तुम्हें जानता है और तुम्हारी इज्जत करता है। बुखारा आकर मैंने जिससे भी पूछा तुम्हारे घर के बारे में, उसने मुझे बहुत इज्जत बख्शी और तुम्हारे घर का पता बताया। थोड़ा रुककर मुस्तफा ने मुल्ला से पूछा, तुम कहीं जा रहे हो नसीरुद्दीन? तुम्हारे लिबास से ऐसा ही लगता है। हाँ दोस्त, तुम भी चलो, एक परिचित के घर दावत है। तुम्हारे साथ जाने पर उसे खुशी ही होगी, कोई एतराज नहीं होगा, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। मुस्तफा ने अपने मित्र की भावुकता पर हंसते हुए कहा, तू नहीं बदला नसीर, आज भी तू बच्चे की तरह भोला भाला है। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में कोई एतराज नहीं है, मगर तू देख रहा है बुखारा पहुंचते पहुंचते मेरे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। शरीर में बार बार पसीना सूखता रहा है, सारा बदन चिटचिट कर रहा है। ऐसे में किसी जलसे या दावत में मेरा जाना ठीक नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय बचपन के दोस्त के मिलने से उमंग से भरा था। उसने बच्चों की तरह लरचते हुए मुस्तफा से कहा, अरे मुस्तफा, इसमें क्या परेशानी है? तू घर चल, नहा धो ले, कपड़े हैं मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए ढंग के कपड़े निकलवा देता हूं, तुम उन्हें पहन लेना। फिर दोनों दोस्त साथ चलकर दावत का लुत्फ उठाएंगे। मुस्तफा को लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर आया। मुस्तफा ने स्नान किया। अपनी बेगम से कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्तफा के लिए अपनी शानदार शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा मंगाया और नक्काशीदार जूती भी। मुस्तफा जब उन कपड़ों को पहनकर मुल्ला के पास आया तब मुल्ला उसे देखकर चकित रह गया। मुस्तफा उन कपड़ों में शानदार लग रहा था। उसका व्यक्तित्व उन कपड़ों में ऐसा निखर रहा था मानो वह कहीं का सुल्तान हो। मुल्ला अपने दोस्त के शानदार व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसे लगने लगा कि मुस्तफा के व्यक्तित्व के आगे उसका कोई वजूद ही नहीं है।
मुस्तफा यह देखकर हैरान हो रहा था कि मुल्ला उसे लगातार देखे ही जा रहा है, न कुछ बोल रहा है और न ही चल रहा है। आजिज आकर उसने मुल्ला को टोका, क्या बात है नसीर, तू मुझे देखता ही रहेगा या दावत खाने चलेगा भी? मुस्तफा की आवाज सुनकर नसीरुद्दीन की तंद्रा टूटी और वह सजग होते हुए बोला, सच कहूं मुस्तफा, तुम इन कपड़ों में बहुत फव रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं के बादशाह हो। वल्लाह कितना जलाल आ गया है तुम्हारे चेहरे पे। अच्छा रहने भी दे यह कशीदाकारी। चल कहाँ चलना है दावत खाने? मुझे तो भूख लग रही है, मुस्तफा ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्तफा को साथ लेकर रईस के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ से भेंट हो गई। सेठ ने बहुत अदब से पेश आते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों? मुर्तुजा अली के घर दावत पर तो नहीं जा रहे? हाँ सेठ साहब, वहीं जा रहा हूँ। ऐसे मौकों पर इनकार करते बनता ही नहीं है। जाना ही पड़ता है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया। सेठ ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, और जनाब आपके साथ ये कौन हैं? अरे मैं आपका परिचय ही नहीं करा पाया। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अजीज मुस्तफा अली। रही बात इनके कपड़ों की तो वे मेरे ही हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी मासूमियत से कहा। सेठ दुआ सलाम के बाद विदा हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन दावत के लिए मुतुर्जा अली के घर की तरफ चलने लगा तो मुस्तफा उसके साथ आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने नाराज होते हुए मुल्ला से कहा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर। तुम्हारे कपड़े उतारकर अपने वही कपड़े पहन लूंगा और वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन भी समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। परिचय कराते वक्त उसे कपड़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। उसने मुस्तफा को मनाते हुए कहा, दोस्त, मैं समझ गया हूं कि परिचय कराते समय मुझसे भूल हो गई और मैं कपड़ों की हकीकत बयां कर गया। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर मेरा विश्वास करो, मैं नहीं जानता कि कैसे यह बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। अपनी नाराजगी थूक दो और मुझे माफ कर दो। मुस्तफा ने मुल्ला की बात पर यकीन कर लिया। वे लोग फिर दावत खाने के लिए निकल पड़े। कुछ रास्ता तय हुआ कि रास्ते में एक साहूकार ने मुल्ला नसीरुद्दीन को टोका, अस्सलाम वालेकुम मुल्ला नसीरुद्दीन साहब, अरसे बाद जनाब को देख रहा हूं। कहिए सब खैरियत तो है न? वालेकुम अस्सलाम इदरीस मियां, सब खैरियत है। इनसे मिलिए, ये मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज मुस्तफा। पहली बार बुखारा आए हैं मुझसे मिलने। रही बात कपड़ों की तो वे उनके ही हैं। मुस्तफा भीतर ही भीतर खौल उठा, यह भी कोई परिचय कराने का तरीका है। मुल्ला ने तो कहा था कि वह कपड़ों के बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, फिर यह कहने की जरूरत क्या थी कि कपड़े उनके ही हैं? अब तो मैं इसके साथ कहीं जाने वाला नहीं। कुछ भी कहता रहे, अब मैं इसके घर जाकर इसके कपड़े उतार दूंगा। बड़ा आया कपड़ा दिखाने वाला। इदरीस मियां के जाते ही मुस्तफा ने अपने तेवर दिखाए, मगर मुल्ला नसीरुद्दीन उसके आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफा के साथ रईस मुतुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे, वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे।
मुस्तफ़ा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। आगे भीगी बिल्ली बन गया और अपनी गुस्ताखी के लिए मुस्तफ़ा से बार बार माफी मांगने लगा। अंततः मुस्तफ़ा उसके साथ आगे जाने के लिए राजी हो गया। थोड़ी ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त मुस्तफ़ा के साथ रईस मुर्जा अली के दौलत खाने पर पहुंचा। वहां उन दोनों का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। मुतुर्जा अली के घर पर दावत में जितने भी मेहमान आए थे वे सबके सब बुखारा के नामी गिरामी लोग थे। मुस्तफ़ा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अधिकांश लोग उसके दोस्त मुल्ला नसीरुद्दीन को जानते भी हैं और उसकी कदर भी करते हैं, क्योंकि जो भी मुतुर्जा अली के घर पर मुल्ला नसीरुद्दीन से मिला वही उसके साथ अदब से पेश आया। भोजन कर चुकने के बाद जब मुल्ला नसीरुद्दीन वापसी की सोच रहा था तभी उसे ख्याल आया कि मुतुर्जा अली से अपने मित्र को मिलाया ही नहीं। वह मुस्तफ़ा को लेकर मुतुर्जा अली के पास गया और मुस्तफ़ा से उसका परिचय कराते हुए बोला, मुतुर्जा साहब, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं मुस्तफ़ा, मेरे अजीज। रही बात कपड़ों की तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मुस्तफ़ा ने जब यह सुना तो मन मसोस कर रह गया। वह उस पल को कोस रहा था जब उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। मुतुर्जा अली के घर से निकलते समय मुल्ला नसीरुद्दीन ने मासूमियत के साथ मुस्तफ़ा से पूछा, क्यों इस बार परिचय कराने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मुस्तफ़ा समझ नहीं पाया कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन से कहे तो कहे क्या। दोस्तों, यह मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा,
बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहाँ काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहाँ भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहाँ गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुछ लक्षेन नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे। ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबूधाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबूधाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो। ऐसी चिट्ठी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुन्नू का बेटा भी आबूधाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो, मैं जुन्नू के बेटे के हाथ से वह खत भेज दूंगा। वह खुद पढ़ लेगा तुम्हारा लिखा खत। सुभान दादा ने मुल्ला नसीरुद्दीन की चिरौरी सी करते हुए कहा। अरे सुभान दा, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा और होनहार है। मुझे उसके पढ़े लिखे होने पर जरा भी संदेह नहीं है। मजबूरी यह है कि मेरा लिखा कुछ ऐसा होता है कि दूसरे उसे पढ़ ही नहीं सकते। अपना लिखा केवल खुद मैं पढ़ सकता हूँ। इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि मैंने खत लिखा तो उसे पढ़ने के लिए मुझे ही आबूधाबी जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और फिलहाल मुझे आबूधाबी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुभान दादा से कहा और फिर गंभीरता से अपने पुश्तैनी दस्तावेज देखने लगा। वह बुजुर्ग कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन के पास खड़ा रहा, फिर बुदबुदाता हुआ वहां से चल दिया कि ऐसी लिखावट का फायदा ही क्या जिसे दूसरा पढ़ ही नहीं सके। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद जा रहा था। रास्ते में वह एक सराय में रुका। सराय में कुछ अफीमची पहले से डेरा जमाए हुए थे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन पर उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी चैकड़ी में शामिल कर लिया। पहले तो उनके बीच सामान्य शिष्टाचार की बातें हुईं। फिर धीरे धीरे बातूनी अफीमचियों की बनाई। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उनकी बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। उन अफीमचियों में एक व्यक्ति सुल्तानी सेना का सिपाही था। उसने हाकना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों के बीच हूं। यह तुम लोगों के लिए किस्मत की बात है। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं एक ऐसा सिपाही हूं जिसकी वीरता की गूंज आज भी सुल्तानी सेना में बरकरार है। 5 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसकी चर्चा तुम लोगों ने सुनी होगी। उस युद्ध में मैं भी लड़ा था।
एक दिन दुश्मनों के सैकड़ों सिपाहियों ने मुझे घेर लिया। मैं जरा भी नहीं डरा। अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मैं दाएं बाएं, आगे पीछे चकर घिन्नी की तरह तलवार चलाता रहा और दुश्मनों की गर्दनें कटती रहीं। कचा छपाक खच। थोड़ी देर में ही दुश्मन सेना के सारे सिपाहियों की लाशें युद्धभूमि में बिछ गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन अब तक उस सिपाही की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उस सिपाही के चुप होते ही मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मैंने भी एक बार दुश्मन सेना के सिपाही के दोनों पैर तलवार के एक ही प्रहार से उड़ा दिए थे। खचाक। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा। अफीमचियों की तंद्रा अचानक टूटी और वे मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्यों भाई, तुमने सिर क्यों छोड़ दिया, पैर क्यों काट दिए? इसमें कोई राज की बात है तो बताओ। राज की बात क्या खाक होगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा। अरे भाइयों, मैंने दुश्मन के दोनों पैर इसलिए काटे थे कि उसके सिर पहले ही धड़ से अलग किए जा चुके थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनको हंसता छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने कमरे में चला आया। मुल्ला नसीरुद्दीन जब बुखारा में था तब उसकी शोहरत बुलंदियों पर थी। बुखारा के अमीर लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की सोहबत पसंद करते थे। जब कभी किसी रईस के घर कोई दावत होती तो वहां से मुल्ला नसीरुद्दीन का बुलावा अवश्य आता। मुल्ला नसीरुद्दीन भी ऐसी दावतों में जाना पसंद करता था क्योंकि इससे कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हो जाता था और आसपास घटित हो रही घटनाओं की जानकारी भी मिल जाती थी। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बुखारा के एक बड़े रईस ने अपने घर दावत पर बुलाया। रईस के घर उसके पोते ने जन्म लिया था। पोते के जन्म से रईस बहुत खुश था। उसने बड़ी शान से पोते के जन्म का जश्न मनाने का फैसला किया था। इसलिए दावत में हर तरह के पकवान का इंतजाम उसने किया था। इस व्यवस्था के साथ ही उसने इस दावत में बखारा के सभी नामी गिरामी लोगों को बुलावा भेजा था तथा मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे लोगों से खुद मिलकर गुजारिश कर आया था कि वह उसके घर दावत में जरूर आए। दावत के समय जब मुल्ला नसीरुद्दीन रईस के घर पहुंचा, उस समय तक रईस के लगभग सभी अतिथि वहां आ चुके थे। अतिथियों के बीच मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी पतली लंबी दाढ़ी और अपनी नोकदार टोपी के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। लोग चैकडियों में खड़े बातें कर रहे थे। रईस के आग्रह पर दावत आरंभ हुई। दावत के दौरान रईस ने अपनी दौलत का हर संभव प्रदर्शन किया था। सोने की थाली, चांदी के कटोरे, सोने के चम्मच का दावत के दौरान भरपूर उपयोग हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन के आगे वाली पांत में भोजन करने के लिए एक नीली शेरवानी वाला आदमी बैठा हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने देखा कि उसने सोने का एक चम्मच, जिसके बेंट पर हीरे जड़े हुए थे, अपने बाएं हाथ से उठाया और इधर-उधर देखते हुए उस चम्मच को चुपके से शेरवानी की बाईं जेब के हवाले कर दिया। यह काम उसने इतनी चालाकी से किया था कि उसकी इस हरकत का उसके पास बैठे लोगों को भी अंदाज नहीं लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें टिकाए रहा। जब पांत में बैठे लोगों का भोजन समाप्त हो गया, तब मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से उठा और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ बड़े ही नाटकीय ढंग से बोला, अजीज दोस्तों, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हैं। कुछ दिन पहले मैं चीन के एक जादूगर का मेहमान था। मैंने जादूगर से कुछ रोचक और रोमांचक जादू सीखी है। खुशी के इस मौके पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपना जादू दिखाऊं। लोगों को भला क्या एतराज हो सकता था? सबने एक स्वर से मुल्ला नसीरुद्दीन को जादू दिखाने के लिए कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी थाली से सोने का चम्मच निकाला और सबको दिखाते हुए कहा, दोस्तों देखो, मैंने यह चम्मच अपनी शेरवानी की बाईं जेब में रखी। अच्छा बताओ, चम्मच कहाँ है?
सबने कहा, आपकी शेरवानी की बाईं जेब में। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तपाक से कहा, गलत। फिर उसने दावत देने वाले रईस से कहा, जनाब, आप जरा नीली शेरवानी वाले महाशय की शेरवानी की बाईं जेब में हाथ डालकर देखें। मुझे लगता है कि चम्मच वही है। रईस ने नीली शेरवानी वाले की बाईं जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में चम्मच आ गया। सबने मुल्ला नसीरुद्दीन की कला का स्वागत ताली बजाकर किया, लेकिन नीली शेरवानी वाला शख्स मुल्ला नसीरुद्दीन से आंखें भी नहीं मिला पाया। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत दिनों के बाद बुखारा आया हुआ था। जैसे जैसे उसके पहचान के लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन के बुखारा में होने की जानकारी मिल रही थी, वैसे वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन के पास मिलने आने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन खुश था। उसे लगा बुखारा आने का निर्णय गलत नहीं था। लोग इतने अरसे बाद भी उसे भूले नहीं हैं। बुखारा में मुल्ला नसीरुद्दीन के चाहने वालों की कमी नहीं थी। सेठ करीम उसके प्रशंसकों में एक था। सेठ को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के आने की खुशी में बुखारा के चुनिंदा लोगों के लिए दावत का आयोजन अपने घर पर कर लिया और मुल्ला नसीरुद्दीन को लेकर अपने घर चला गया। उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने घर पर ही की। मुल्ला नसीरुद्दीन के तेज दिमाग, रोशन चेहरे और हाजिर जवाबी का वह कायल था तथा चाहता था कि उसकी निकटता हासिल कर वह मुल्ला नसीरुद्दीन से हाजिर जवाबी का कोई गुर सीख ले। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह मुल्ला को अपने घर ले आया था और उसकी शान में दावत देने के पीछे उसकी मंशा थी कि लोग जान लें कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ सेठ करीम की निकटता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की आवभगत जिस तरह सेठ करीम ने की थी, उससे मुल्ला नसीरुद्दीन भी सेठ करीम के प्रति उदार हो गया था और सोच रहा था कि किसी तरह वह सेठ करीम के इस उपकार का बदला चुका दे। खैर, दावत का दिन आ गया। सेठ करीम के घर को दावत के ख्याल से खूब सजाया गया था। लोगों को बैठाने और जिमाने के लिए जगह जगह पर खिदमतगार खड़े थे। इतनी चाकचौबंद व्यवस्था थी कि कोई चूक निकालना मुश्किल था। अतिथि आने लगे थे। भोजन परोसे जाने में अभी देरी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक ऊंचे तख्त पर बैठाया गया था ताकि दावत में आने वाला हर शख्स उसे देख सके कि यही वह शख्स है जिसकी शान में सेठ करीम ने इतनी बड़ी दावत दी है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस तख्त पर बैठकर आने वाले अतिथि को देख सकता था। उसने दरवाजे से एक गोलमटोल से आदमी को प्रवेश करते देखा। देखने में काफी संपन्न दिख रहे इस व्यक्ति ने कीमती और सजीला लिबास पहन रखा था। उसकी चाल में विशेष किस्म की अकड़ थी तथा उसकी मूछ बड़ी रोबीली थी। सेठ करीम ने जब उस शख्स को देखा तो खुद उठकर उसकी अगवानी की और उसे एक गद्देदार तख्त पर बैठाया जिस पर पहले से ही गावत किए रखे हुए थे। मुल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर अनुमान लगाया कि जरूर यह सेठ करीम का कोई रिश्तेदार होगा, अन्यथा यह खुद आगे बढ़कर उसकी अगवानी नहीं करता। थोड़ी ही देर के बाद सेठ करीम उस व्यक्ति को साथ लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया तथा उससे मुल्ला का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बड़े बहनोई हैं रहमत अली। बड़े ही रसूख वाले इंसान हैं। पूरे बुखारा में इनके जैसी साख वाला कोई व्यापारी नहीं है। जुबान पर लाख करोड़ का हिसाब रहता है और इशारों पर करोड़ों की लेन देन हो जाती है। औपचारिकतावश मुल्ला नसीरुद्दीन अपने तख्त से उठा और रहमत अली का अभिवादन किया। भोजन से पहले जलपान परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गौर किया कि भुने हुए काजू, पिस्ता और अखरोट से लोग मुट्ठियां भरने में लग गए हैं। मुल्ला के पास भी एक तश्तरी में भुने हुए मेवे आ गए और मुल्ला एक एक दाना उछालकर अपने मुंह में डालने लगा तथा आसपास के बदले हुए माहौल को देखने महसूसने में मग्न हो गया। लोग सूखे मेवों पर टूट से पड़े थे।
तभी मुल्ला की नजर दूर बैठे रहमत अली पर पड़ी। रहमत अली मेवा खा भी रहा था और अपनी शेरवानी के आगे वाली जेबों में लोगों की नजर बचाकर मुट्ठी भर भर कर मेवा ठूंस भी रहा था। वह जहां बैठा था वह जगह ऐसी थी जहां पर आम अतिथियों की नजर नहीं पड़ सकती थी। बहुत देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन बैठकर रहमत अली की कारगुजारी देखता रहा। जब जलपान समाप्त हो गया तब रहमत अली हाथ धोने के लिए अपने स्थान से उठा और दूसरी तरफ से मुल्ला नसीरुद्दीन भी उसके पास आ गया। जिस समय रहमत अली अपना हाथ धो रहा था उसी समय पानी का एक बर्तन उठाकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने रहमत अली की शेरवानी की आगे वाली जेब में पानी डालना शुरू कर दिया। रहमत अली कुछ समझता कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जेब छोड़कर दूसरी जेब में भी पानी डालना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कारगुजारी पर रहमत अली मुल्ला को डांटने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने तो मेरी शेरवानी ही खराब कर डाली। रहमत अली का गर्जना बरसना सुनकर उसका साला सेठ करीम दौड़ा दौड़ा वहां पर आया और सारा मंजर देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया जनाब? मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत रहमत अली की शेरवानी में हाथ डाला और एक मुट्ठी भुने हुए काजू निकालकर सेठ करीम को दिखाते हुए कहा, सेठ करीम, मैंने बहुत देर तक आपके रिश्तेदार की जेब को खाते देखा मगर उसे पानी पीते नहीं देखा, तो यह सोचकर उसे पानी पिलाने लगा कि इतना खाने पर तो किसी को भी प्यास लग सकती है, तो जेब को भी लगी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की मासूमियत से कही गई बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और रहमत अली की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथासमय अमीर को आकर बैठना था। वे यह नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरों के साथ 8-8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथासमय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अरसला बेग से पूछा, अरसला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका। सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज पड़ी। वह बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी से सिपाही उसका बोझा ढो रहे थे। एक उसे पीठ पर लादता तो 2 नंगी तलवार लेकर उसके पीछे चलते। अजान की आवाज सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, ऐ सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूं ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में ही दुआ कर लो, सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा, हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम लोग करशी फाटक के पास हैं, यहाँ चारों ओर मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा कर कि जिस किसी को भी मेरे 10,000 तंके मिलें, वह उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मुल्ला से 1 वर्ष तक दुआ की खैर मनाए। 10,000 तंकों का नाम सुनते सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा दिल है, हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं एक एक मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता जो 7-8 हजार तंके चंदावा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज ऊपर आता रहेगा। ऐ नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 तंके देना चाहता हूं जो कि करशी कब्रिस्तान में गड़े हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं।
यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 तनके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी। सिपाहियों की नजरें आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही को बोरे के पास छोड़कर 2 सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। यह सूदखोर जाफर था। बोरे पर नजर पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा, इसमें क्या हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। वह धीरे से खांसा। उफ, इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ए भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है। मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वह कसम याद आई जो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डूबोकर मारूंगा। वह बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 तनके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे। 600 तनके? क्यों खर्च किए तुमने 600 तनके? पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूं भाई। यह बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काणा व कुबड़ा हूं। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके, इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत यह है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूं। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 300 तनके बच जाते, क्योंकि मैं तो 2 घंटे में ही बाका जवान हो गया हूं। खैर, 86 तनकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 तनके कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी, उसका माथा तांबे का, उकाब के दर पर उल्लू। ए जिन्न, तू पता पूछता है का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम नात उसकी दूं। जैसा अरब ने कहा था वैसा ही हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक ठीक हूं। रकम अब तुम यहां से चलते बनो, मेरी कहानी खत्म। ए नेक इंसान, मैं भी बिल्कुल वैसा हूं जैसे तुम थे। मैं भी सुंदर होना चाहता हूं। क्या 300 तनके में यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूं, लेकिन रकम पेशगी देनी होनी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक, पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन खटाक से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी से बोरे में घुस गया। जल्दबाजी और उतावलेपन में उसने यह भी नहीं देखा कि बे बोरे में से कौन निकला है और उसने 300 तनकों की थैली किसे थमाई है। उतनी ही तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन ने बोरे का मुंह बांधा और लपककर एक पेड़ की ओट में जा छिपा। वह छिपा ही था कि सिपाही क्रोध से पांव पटकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। आते ही वे बोरे पर पिल पड़े। है बेहिसाब ठोकरें उन्होंने बोरे में बैठे जाफर पर रसीद कर दी। वे बोले, क्यों बे चालबाज, तेरी यह मजाल, हमें चकमा देना चाहता था, दगाबाज। अंदर बैठा जाफर किसी मंत्र की भांति वह सब बोल रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बताया पढ़ाया था। उसकी उलझुलूल बकवास सुनकर सिपाहियों को अधिक क्रोध आ गया और वे तबीयत से उसकी धुनाई करने लगे। अबे गीदड़ की औलाद, हमें बेवकूफ बनाकर भागना चाहता था। जाफर अपनी हाके जा रहा था और सिपाही क्रोध में भरकर उसकी कुटाई कर रहे थे। अंत में जब सिपाही थक गए तो उसे कंधे पर लादकर चल दिए।
अब मुल्ला नसरुद्दीन ओटसे से बाहर निकला। उसने एक नहर रपर पर हाथ मुंह धोए और रमस्ती में एक ओर चल दिया, खुली हवाया में आजादी की सांसें लेता हुआ। कुछ देर बाद सिपाहियों ने तालाब के किनारे मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर बोरा बेरहमी से एक ओर पटक दिया। तभी जाफर भीतर से कराहा, अरे भाई जिन्न, जरा संभल कर, अगर इस प्रकार बोरा पटकोगे तो मेरी तो हड्डी पसलियां ही टूट जाएंगी। पाक शेख तुरखान के तालाब की तह में जाकर तू शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। वहां काफी शोर शराबा मचा हुआ था। आवाजों के बीच अमीर, बख्तियार व अरसला बेग की आवाजें पहचानकर जाफर घबरा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बुखारा के अमीरे आजम के हुक्म से कुफ्र फैलाने वाला मलंजुन बदमाश, अमन की शांति भंग करने वाला, फूट डालने वाला मुल्ला नसरुद्दीन पानी में डुबोया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ही कुछ जल्लादों ने बोरा उठाया और सिर से ऊंचा उठाकर हवा में लहराते हुए पानी के हवाले कर दिया। बोरे में बंद जाफर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं, जाफर हूं। जाफर, मुझे छोड़ दो, मैं जाफर हूं। मगर उसकी चीख पुकार पर भला किसे ध्यान देना था। उसकी चीख गुलजान की उस तेज चीख के नीचे दब गई जो कि नयाज के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी, जबकि अमीर के खेमे में खुशियां छा गई थीं। अमीर सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिले हुए थे। रात हो गई थी। मुल्ला नसरुद्दीन को इसी क्षण का इंतजार था। वह अपने कक्ष से मिट्टी की एक सुराही लेकर बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर दबे पांव हरम के पहरेदारों तक जा पहुंचा। वह देखो, एक सितारा और टूटा। एक मोटा पहरेदार सिपाही बोला, यदि तुम कहते हो कि सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं तो वे जमीन पर पड़े दिखाई क्यों नहीं देते? वे शायद समुद्र में गिर जाते हों, दूसरे ने कहा। टोकाए सिपाहियों। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने टोका, ख्वाजासरा, पहरेदार हिजड़े को बुलाओ, मैं अमीर की नई रखैल के लिए दवा लाया हूं। खबर मिलते ही ख्वाजासरा दौड़ता हुआ आया। उसने बड़ी ही सावधानी से सुराही थाम ली। उसमें सफेद खड़िया का पानी था। मुल्ला नसरुद्दीन ख्वाजासरा को बड़ी बारीकी से इस दवा की सेवन विधि समझाने लगा। तभी मोटा तुंदियल सिपाही बोला, ए परम गुणी मौलाना हुसैन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, कृपया ये बताएं कि ये सितारे टूटकर कहाँ चले जाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन के सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वह मजाक का वक्त और मौका निकाल ही लेता था। उसने बड़ी गंभीरता से उन्हें बताया, ये सितारे, मेरे बच्चों, ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरते हैं और छोटे छोटे चांदी के सिक्कों में तब्दील हो जाते हैं। सुबह भिखारी लोग इन्हें बटोर लेते हैं। इस प्रकार मैंने बहुत से लोगों को अमीर बनते देखा है। सिपाही आश्चर्य से एक दू का मुंह देखने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें बेवकूफ बनाकर आगे बढ़ गया। उसे इस बात का बिल्कुल पता न था कि यह मूर्खतापूर्ण तुक्का भविष्य में उसके लिए बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। वह अपनी मीनार पर चला गया। करीब आधी रात को वह अपनी मीनार से फिर नीचे उतरा और दबे पांव अमीर के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसका विचार था कि पहरेदार अब तक सो गए होंगे, मगर ऐसा नहीं था। कक्ष के करीब जाने पर उसे कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दीं। काश, एक पहरेदार कह रहा था, काश यहां भी कोई सितारा टूटकर गिर जाता तो हम भी अमीर बन जाते। भाई, मुझे तो इस बात में कुछ दम नजर नहीं आता। अरे भाई, विश्वास कर, बगदाद के आलिम ने यही कहा था। उनका इल्म बहुत गहरा है, क्या इतनी सी बात के लिए वे गलत कहेंगे? बात तो ठीक है। उनकी बातें सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में तुरंत एक विचार कौंधा। हालांकि पहले उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया था कि बेवकूफ किस अहमकाना बात को लेकर अपनी रात खराब कर रहे हैं, मगर अब उसने आसमान की ओर देखा,
तभी एक सितारा टूटा और तेजी से नीचे गिरने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर पहरेदारों की ओर उछाल दिया। कुछ सुना तुमने? डॉट। पहले पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ तो। तभी मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरा सिक्का फेंका। दोनों पहरेदारों ने पलटकर उस ओर देखा, फिर झपटकर उसे कब्जाने के लिए पेट के बल उस पर लेट गया। दूसरा दूसरे सिक्के की ओर लपका। इस मौके का भरपूर फायदा उठाया मुल्ला नसरुद्दीन ने। उसने एक मुट्ठी का सिक्के वहां से कुछ आगे की ओर उछाल दिए। वे दोनों उस ओर लपके और मुल्ला नसरुद्दीन लपककर दरवाजे में घुस गया। कुछ ही पलों बाद वह हरम में गुलजान के कक्ष में था। उसे देखते ही गुलजान उससे लिपट गई, मगर यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, जल्दी करो गुलजान, यह समय प्यार मोहब्बत का नहीं है। ख्वाजासरा बेफिक्री की नींद सोया पड़ा था। मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर दरवाजे पर पहुंचा। वे दोनों सिक्के बटोरने के बाद अब आसमान की ओर ताक रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी ओर उछाल दिए। खनखनाहट की आवाज होते ही सिपाही उधर लपके और इधर बिना एक पल भी गवाए मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को लेकर अपनी मीनार की ओर लपका। कुछ पलों बाद ही वह सही सलामत मीनार पर स्थित अपने कक्ष में था। उसके कमरे की खिड़की से एक रस्सा महल के पिछवाड़े की ओर लटका था। उसने गुलजान को समझाया कि उसे क्या करना है, मगर इतनी ऊंचाई से गुलजान घबराई। घबराओ मत गुलजान, कुछ नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसने गुलजान को रस्सी के सहारे उतार दिया। हामफती कामपति गुलजान नीचे उतरने लगी और जब उसके पांव जमीन पर टिक गए तो मुल्ला नसरुद्दीन ने खिड़की पर आधा झुककर फुसफुसाया, जाओ गुलजान, वहीं जाना जहां मैंने तुम्हें बताया है। गुलजान तेजी से एक ओर भाग गई। मुल्ला नसरुद्दीन सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां 2 महीने पहले उसने के लिए 400 तनके जुटाने के लिए अपना असली परिचय देकर नयाज कुम्हार के लिए नीलामी का सामान एकत्र किया था। उसी दिन से चाय वाले ने दोस्ती गांठ ली थी। से मुल्ला नसरुद्दीन से तुंदियल। उचित अवसर देखकर मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे पुकारा। अली। अली ने चौंककर द्वार की ओर देखा। सामने खड़ी एक स्त्री को देखकर वह हकबकाया। सामने तो एक औरत खड़ी है, फिर यह मर्दाना आवाज कहां से आई? बुरके में से मुल्ला नसरुद्दीन पुनः बोला, अली, तुमने मुझे पहचाना? नहीं। अल्लाह के बंदे, मुझे यूं न घूरो। क्या तुम्हें जासूसों की आशंका नहीं है? मैं हूं। मैं। और फिर चारों ओर से नजरें बचाकर चाय वाला उसे चायखाने के पिछवाड़े एक भंडार में ले गया। वहां खाली केतलियां तथा ईंधन आदि रखा था। एकदम शांति थी वहां। धीरे से मुल्ला नसरुद्दीन फुसफुसाया, अली, मेरे गधे को तुम अपने पास रख लो। तुम इसे खिलाना पिलाना व तैयार रखना। मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आकर ले जाऊंगा। किसी को भी मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए। अली ने सावधानीपूर्वक द्वार बंद किया, फिर पलटकर पूछा, मगर तुमने यह जनानी पोशाक क्यों धारण की हुई है? इसलिए कि मैं महल जाऊंगा। चाय वाला चौंका, पागल हो गए हो क्या, जो जानबूझकर अपना सिर ओखली में देना चाहते हो? अली, मेरे भाई, यह काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। जाओगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मैं यह तुम जल्दी ही समझ में यह जोखिम भरा कदम उठा रहा हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझसे गले मिलो। न जाने। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो, चाय वाला बोला, तुम खुदा के नेक बंदे हो और जिस काम से भी वहां जा रहे हो उससे किसी का भला ही होगा। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए जीते मरते हैं, अल्लाह उनका बाल भी बाका नहीं होने देता।
उसने आंखों में आंसू लिए गले मिलकर उसे विदा किया। बाहर दुकान पर ग्राहक शोर मचाने लगे थे। उससे विदा लेकर मुल्ला नसरुद्दीन महल के द्वार पर पहुंचा और सिपाहियों के रोकने पर किसी बुढ़िया की भांति कांपती थर्राती जनानी आवाज में बोला, ए बहादुर सिपाहियों, मुझे हरम में जाने दो। मैं बहुत बढ़िया अंबर, मुश्क, गुलाब का इत्र वगैरह बेचने आई हूं। मैं मुनाफे में तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। भाग जा बुढ़िया, भाग जा। एक सैनिक ने उसे झिड़का, बाजार में जाकर अपना सामान बेच। इस प्रकार अपने उद्देश्य में विफल होकर वह काफी गमगीन तथा उदास दिखाई दे रहा था। उसके पास समय बहुत कम था, क्योंकि दोपहर के बाद सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। उसने महल की चारदीवारी के चारों ओर चक्कर काटा, मगर एक छोटा सा छेद भी उसे किसी दीवार में न मिला। यहाँ तक कि नालियों पर भी इस्पात की जालियां लगी हुई थीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मुझे महल में जाना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यही संकल्प दोहराते हुए वह बाजार की ओर चल दिया। बाजार में एक तिराहे पर आकर वह इधर उधर देखने लगा। चारों ओर चहल पहल थी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी, अभी अभी तुमने बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चाहता, वह तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी नहीं होता और न ही तुमसे प्यार करता है। इस परेशानी का एक उपाय हो सकता है, लेकिन वह उपाय मुझे मुल्ला नसरुद्दीन से पूछना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन इत्तफाक से आजकल यही है, तुम मुझे उसकी खबर दो कि वह कहाँ रह रहा है। वह और मैं मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे शौहर को जल्दी ही ठीक रास्ते पर ले आएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने इस आवाज के करीब जाकर देखा कि चेचकरू जासूस एक नमदे पर कुछ मनके बिखेर कर एक पुरानी सी किताब के पन्ने उलट रहा था। वह कह रहा था, ए औरत सुन, यदि तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता न लगा सकी तो तेरा शौहर तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा और तुझ पर खुदा की लानत बरसेगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने तय कर लिया कि इस नजूमी को सबक सिखाना पड़ेगा। वह नमदे के सामने बैठ गया और बोला, दूसरों के भाग्य का हाल बताने वाले ए नजूमी, मेरे भी भाग्य का हाल बता। यह कहकर उसने उसके मन के बिखेर दिए। नजूमी को गुस्सा आ गया, ए औरत, तुझ पर खुदा की मार है, मौत अपना काला साया तेरे सिर पर डाले हुए है। हो यदि दे तू मुल्ला नसरुद्दीन का पता लगा सके तो तुझ पर से मौत का साया हट सकता है। उसके चारों ओर भीड़ लग चुकी थी। अच्छी बात है, मुल्ला नसरुद्दीन बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन को ले आऊंगी। यह सुनते ही नजूमी बना चेचकरू जासूस चौंका, अच्छा, तो तू उसे कब तक मेरे पास ला सकती है? यही है वो तो, तुम्हारी आंखों के सामने। जरा आंखें खोलकर देखो, कहाँ है यहाँ? वह पागलों की भांति इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर नजूमी होने का नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ग्रहों की चाल देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वह तुम्हारे पास ही है? लो देखो, ये रहा मुल्ला नसरुद्दीन, कहकर उसने अपना नकाब उलट दिया। बोल, मुझसे क्या पूछना चाहता है? तू झूठा है, अमीर का जासूस है, तू नजूमी नहीं है, बल्कि इन भोले भाले मासूम लोगों को धोखा दे रहा है। यह सुनते ही भीड़ उत्तेजित हो उठी। जासूस, अमीर का जासूस, गंदा कुत्ता, मारो साले को, किसी ने कहा। यह सुनते ही चेचकरू जासूस ने अपना नमदा लपेटा और पूरी ताकत लगाकर अमीर के महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के मुख्य द्वार के पास एक सीलन युक्त कोठरी में ढेरों सिपाही अलसाए से बैठे थे। चेचकरू वहां पहुंचा और पागलों की भांति चिल्लाया, नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन। वह बाजार में औरत के वेश में घूम रहा है। यह सुनते ही सारे के सारे सिपाहियों के जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई।
सभी ने अपने अपने हथियार संभाले और द्वार की ओर झपट पड़े। हर कोई एक ही बात कह रहा था, मैं पकड़ूंगा मुल्ला नसरुद्दीन को। यह इनाम मेरा होगा। 3000 तनके। यह इनाम मुझसे बचकर जाएगा कहाँ। जैसे ही सिपाही बाजार की ओर झपटे, वैसे ही चारों ओर हड़बड़ी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर जिधर मुंह उठा उधर ही भाग लीं। इस भगदड़ में न जाने कितने बच्चे नीचे गिरकर पैरों तले रुंध गए। एक सिपाही ने औरत का नकाब उलट दिया। औरत भय से चीख उठी। दूसरे सिपाही भी वहां मौजूद औरतों से कुछ इसी प्रकार की हरकतें कर रहे थे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। पूरे बाजार में किसी भी औरत का नकाब सलामत नहीं बचा। सिपाही उनसे अश्लीलता की हद तक बदतमीजियां करने लगे थे। उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और वस्त्रहरण जैसी अनहोनी घटनाएं घट रही थीं। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। औरतें अपनी सहायता के लिए चीख रही थीं, बचाओ, अरे कोई तो इन दरिंदों से हमें बचाओ। एक भिश्ती अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में सिपाहियों से भिड़ गया। उसे देखकर अन्य राह चलते और दुकानदार आदि भी औरतों को बचाने के लिए सिपाहियों से जूझने लगे। सिपाही तलवारों से भीड़ को खदेड़ रहे थे। भीड़ भी अब हमलावर हो चुकी थी। वे सिपाहियों पर बर्तन, जूते, चप्पलें या और जो भी दूसरी चीज हाथ में आती फेंक मारते। लोहारों ने लोहे की नाले उन्हें फेंक फेंक कर मारी। कुम्हारों ने अपने घड़े उनके सिरों पर फोड़ दिए। चाय वालों ने गर्म पानी से भरी केतलियां उन पर फेंकनी शुरू कर दीं। अब जब पब्लिक भड़की तो सिपाहियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमीर जो अपने महल में चैन की नींद सो रहे थे, इस शोरगुल को सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखा तो दंग रह गए। फिर घबराकर उन्होंने जल्दी ही उसे बंद कर दिया। अभी हलक फाड़कर वे किसी को पुकारने ही वाले थे कि बख्तियार घबराया हुआ दौड़कर भीतर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने कांपते हुए अमीर के आगे सिर झुकाया। हुजूर, हुजूर। अबे आगे भी तो कुछ बोल कमबख्त। तोपे कहां पर तैनात हैं? अरसला बेग कहां मर गया? अरसला बेग भी कांपता हुआ अमीर के सामने आ गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे आका, मैं आपका गुनहगार हूं। मेरा सिर धड़ से जुदा करने का हुक्म जारी करें। कहते कहते वह रो ही पड़ा। अरसला बेग, अरसला बेग, धीरज से काम लो। अमीर उसके आंसुओं से प्रभावित होकर बोले, आखिर यह सब क्या हुआ? ए मेरे विद्वान आका, ए मेरे। इस प्रकार मिमियाना छोड़ो। खुलकर बताओ कि आपकी परेशानी और बदहवासी का क्या कारण है। बाजार में क्या हो रहा है? राज्य की हालत कैसी है? मुल्ला नसरुद्दीन, मेरे आका, वह औरत के वेश में घूम रहा है। यह सब उसी की करतूत है। मेरे मालिक में लाख कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं सका। मेरा सिर कलम करवा दीजिए, अरसला बेग ने पश्चाताप करते हुए कहा। यह सुनते ही अमीर ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के सामने अंधकार सा छा गया और उसे ऐसा लगा मानो वह गम की गहरी खाई में डूबता चला गया हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।